हमने आप लोगों को कुछ कहा था, याद है? मैंने कहा था कि दो चीज पढ़ लीजिएगा, एक तो ये और दूसरा ये। दोनों पढ़ा आप लोगों ने? आप लोगों ने दोनों पढ़ा? हाँ भाई बोलिए, बोलिए, मेरी शक्ल दिख रही है आप सब लोग को? दोनों को पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा, क्या जरूरत है पढ़ने का, शादी घर पढ़ा दिए बहुत है। क्यों? हाँ भाई, ये है ना, ऐसा है कि नहीं, या बिल्कुल नहीं? हम बताइए। दो, देखो तो तुम लोग और एक मेरा छोटा वाला बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ता है। समर हसन, ये दोनों, तुम सब नालायक, मेरा छोटा वाला बेटा नालायक, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। न तुम लोग पढ़ते हो, न मेरा छोटा वाला बेटा पढ़ता है। देखो यहीं पे बैठा हुआ है। जाओ पढ़ लो, जाओ, जाओ पढ़ाई कर लो। ठीक है भाई, नहीं पढ़ा आप लोगों ने? ये पढ़ा था? अरे यस या नो बोलो ना, कोई नहीं बोल रहा है। लो भैया, देखो, even though the air we can breathe mostly into this gas has no effect on body function, and at sea level pressure is very little, at sea level pressure very little of it is in blood plasma because its solubility is very low। तो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन बहुत कम जाता है। क्यों? उसका मेन रीजन क्या है? नाइट्रोजन जो होता है प्लाज्मा में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, तो इसीलिए डिफ्यूजन इसका बहुत कम होता है। होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। समझ में आया बात? ये बात समझ में आया? हमने पूछा था ना पिछले क्लास में, याद है ना? अरे भाई कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा? ये है, नाइट्रोजन जाता है कि नहीं? जाता है, लेकिन कम अमाउंट में जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है। दूसरा, ये वाला जो पार्ट है, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में है, यहाँ पे नहीं है। 12th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में है। क्या है तो मैं बता रहा हूँ। 12th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में क्या है कि मॉर्फिन, हेरोइन, नाम सुना होगा मॉर्फिन का, हेरोइन का। ये मॉर्फिन जो होता है ना, ये क्या करता है? ये आपके ब्रीडिंग रेट को कम करता है। कैसे करता है ये आपको नहीं जानना। जय भाई भारती, मॉर्फिन जो होता है ना, आपके ब्रीडिंग रेट को कम करता है। कैसे करता है ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि मॉर्फिन जो होता है, नॉर्मली ब्रीडिंग रेट क्या है? 12 to 16 टाइम पर मिनट, यही ना भाई? ब्रीडिंग रेट यही तो है, 12 to 16 टाइम पर मिनट। लेकिन अगर कोई मॉर्फिन को लेता है, हेरोइन को लेता है, ठीक है ना, तो उसका ब्रीडिंग रेट स्लो हो जाता है। 12 to 16 की जगह 7 to 8, 6 to 8 ऐसे हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि मॉर्फिन स्लो द वेंटिलेशन। कौन सा वेंटिलेशन? पल्मोनरी वेंटिलेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन? तो किसको? तो पल्मोनरी वेंटिलेशन को। और दूसरा एक होता है एल्टीट्यूड सिकनेस। कौन सा? एल्टीट्यूड सिकनेस या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। ये क्या होता है? तो जब ऊंचाई पे जाते हैं तो डिफिकल्टी इन ब्रीडिंग, हेडेक, ये डिफिकल्टी इन ब्रीडिंग, हेडेक, फटीग, इंसोम्निया, नोजिया एंड डिजीनेस होता है। इसी को कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अब एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट तो उसमें हम बताएंगे। तो आपको ये दो चीज याद रखना है कि एक तो हाई एल्टीट्यूड, ये भी आपके एनसीईआरटी में है, ये इकोलॉजी में है 12th क्लास में, और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में है। तो आपको इतना याद रखना है कि मॉर्फिन कॉजेज द, बस इतना याद रखना है, स्लोइंग ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस एट हाई एल्टीट्यूड। इवन एरोप्लेन में भी ये हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड। और इट इज एसोसिएटेड विथ क्या? इट इज एसोसिएटेड विथ, बे यार हाई में ये क्यों है? हेडेक, फटिगनेस, इंसोम्निया, नोजिया, बस अभी बेटा शुरू किया हूँ, डिजीनेस एक्सेट्रा। डिजीनेस का मतलब चक्कर आना, ठीक है ना? क्यों ऐसा होता है एल्टीट्यूड सिकनेस? तो ये सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो ये बात आपको दो याद रखना है। अब आइए आज के टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक है
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बेटा अभी जस्ट शुरू किया हूँ, अभी तो आज का टॉपिक भी नहीं शुरू किया हूँ। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है? देखो हमारे एनसीईआरटी के बुक में, अरे यार पिछले वाले डायग्राम ही मैं दिखाता हूँ, पिछले वाले क्लास के डायग्राम में क्या देखिए, ये वाला डायग्राम मैं लेता हूँ यार, रुक जाओ एक मिनट। ये सब दिव्या का डाउट है आज का। ये देखो ये डायग्राम आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक में है। मैंने कहा था ना इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि गैस जो है, फटीग का मतलब थकान, फटीगनेस मतलब थकान, फटीग का मतलब होता है थकान, डिजीनेस का मतलब चक्कर आना, नौजिया का मतलब उल्टी से पहले जो इफेक्ट होता है ना, मिचली जिसको कहते हैं मतली टाइप से आना, उसको नौजिया, ठीक है ना। तो देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है? देखो हम लोग जब इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं तो एक्सटर्नल नेयर पे या नॉस्ट्रिल पे करते हैं। उसके बाद ये एयर जो है अल्टीमेटली कहाँ जाता है? एक्सचेंजिंग पोर्शन में। अच्छा हम में से किसी, आप में से किसी ने शायद जुवेरिया ने पूछा था, जुवेरिया आर यू हियर, कि सर टर्मिनल ब्रोंकिल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, व्हाट्सअप किया था। भाई ग्रुप पे डाल दिया करो मैसेज, ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप जो है ना ग्रुप पे मैसेज डाल दो डाउट का तो और अच्छा है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, दूसरे बच्चों को भी आपका नॉलेज शेयर होता है, और जब आप दूसरे बच्चे से शेयर करते हो तो और बेहतर है। और इसीलिए मैं क्लास में ही डाउट बताने की कोशिश करता हूँ कि इसे इंडिविजुअल बच्चों को बताना बहुत मुश्किल होता है। तो ग्रुप में मैसेज डालिए करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, मुझे ध्यान से बात निकल गई थी कि सर टर्मिनल ब्रोंकियोल क्या कार्टिलेजिनस रिंग से लाइंड होता है? तो आंसर है नो, टर्मिनल ब्रोंकियोल नॉट लाइंड बाय कार्टिलेजिनस रिंग एंड दे आर कोलैप्सिबल इन नेचर। क्वेश्चन क्या था इनका कि क्या सर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से क्या टर्मिनल ब्रोंकियोल लाइंड होता है? तो आंसर क्या होगा? बोलिए बोलिए आप लोग, ठीक है ना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट मे बी आस्क इन नीट पेपर। देखो तो अभी चूंकि मैंने ध्यान देखा तो ध्यान आया है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब ये नहीं है कि हमने एक्सटर्नल लेयर पे गैस लिया या यहाँ पे गैस पहुंचा, यहाँ भी अब गैस जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज कर गया, तो यहाँ से यहाँ क्या डिफ्यूज करेगा? ऑक्सीजन। यहाँ से यहाँ क्या डिफ्यूज करेगा? तो CO2, सिंपल सी बात है, CO2। क्या होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? नहीं होता है भाई, क्यों होना चाहिए? टर्मिनल ब्रोंक्यूल अतः क्यों होना चाहिए बताइए? नेचर ने नहीं बनाया है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में कोई इस तरह की चीज नहीं बनाया है, इनका कार्टिलेजिनस रिंग नहीं दिया है, इसीलिए वो कोलैप्सिबल इन नेचर है, ठीक है ना। अल्वेलाई इज कोलैप्सिबल इन नेचर, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इज कोलैप्सिबल इन नेचर, ठीक है ना। एट्रियम इज कोलैप्सिबल इन नेचर, एल्वेलर डक्ट इज कोलैप्सिबल इन नेचर। तो देखो ऑक्सीजन जो है यहाँ से ब्लड में डिफ्यूज हुआ, अब ब्लड में डिफ्यूज हुआ तो ब्लड के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड, क्या है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच रहा है? अल्टीमेटली लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल से कहाँ पे? पूरे बॉडी सेल्स को, और फिर बॉडी सेल से वापस डीऑक्सीजनेटेड, वापस डीऑक्सीजनेटेड, वापस का क्या, हाँ डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर से लंग में। तो ये ट्रांसपोर्ट जो गैस का हो रहा है, तो मेनली दो ही गैस के ट्रांसपोर्ट को हम लोग को पढ़ना है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। तो ये बात समझ, तो ये ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा भाई? यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका, यहाँ से यहाँ आपका ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया, इधर से इधर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गया, लेकिन जो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज हुआ, जो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज हुआ यहाँ से, तो ये भाई ये डिफ्यूजन जो है किस फॉर्म में हुआ? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में हुआ। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे, यहाँ से या आगे, सॉरी फॉर दैट, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आगे यहाँ से यहाँ किस फॉर्म में जाएगा? वे डिजोल्व इन प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके, प्लाज्मा में डिजोल्व होके या हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके। तो आंसर दिया है आप लोगों से कई सारे बच्चों ने बोथ। तो आई थिंक यू आर ऑल राइट, दोनों फॉर्म में जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन डिजोल्व इन प्लाज्मा, और साथ साथ भाई यहाँ से यहाँ सुन लो,
ये आपका अलवेलाई है, यहाँ पे आपका ये है, इधर ऑक्सीजन कैपिलरीज का पोर्शन है। तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन जब आया, O2 आया, तो O2 पहले आके यहाँ पे क्या होगा, इसमें डिफ्यूज हुआ। डिफ्यूज होने का इसमें से O2 जो है ना, O2 का ज्यादातर O2 जो है, यहाँ ये आरबीसी है, मान लो ये आरबीसी है, तो ज्यादातर O2 यहाँ से कहाँ डिफ्यूज हो जाएगा, विद इन आरबीसी। कहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, आरबीसी के अंदर। कुछ O2 ही यहाँ पे रह पाएगा, सम देयर विल बी वेरी लिटिल O2 हियर एंड दैट इज डिजोल्व इन प्लाज्मा। आपने कोल्ड ड्रिंक देखा है ना, कोल्ड ड्रिंक जब तक अंदर में रहता है उसमें से बुलबुला नहीं निकलता है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन, जो शीशा वाला कोल्ड ड्रिंक, या आप घर पे पेप्सी या कोक लाते हो, जैसे खोलते हो अंदर से मारता है, कई बार तो बाहर भी निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है, देखा है कि नहीं देखा है? ऐसा क्यों होता है, वाई? समन बताइए ऐसा क्यों होता है, बताइए क्यों होता है, कोई आंसर दीजिए, प्रताप आंसर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप रहता है, कहाँ ट्रैप रहता है समन? देखो क्या होता है ना, मान लो ये है कोल्ड ड्रिंक का बोतल, सपोज दिस इज अ बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। अब इसमें ये है आपका पसंदीदा फेवरेट कोक, ये कोक है, या स्प्राइट, नो बकवास, ठीक है ना। अब जैसे इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे डालते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे इसमें आके डिजोल्व हो जाता है। और हाई प्रेशर पे ही हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ढक्कन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सब इसमें आके डिजोल्व हो गया है। क्या हो गया है, डिजोल्व हो गया, पूरे में कोल्ड ड्रिंक है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिजोल्व हो गया। क्यों, हाई प्रेशर पे। तो ये हाई प्रेशर पे डिजोल्व है। अब जैसे ही हम इस ढक्कन को रिमूव करते हैं, क्या था, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, और जैसे ही प्रेशर यहाँ पे कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। तो फेंकता है बाहर, तो साथ कई बार लिक्विड पोर्शन को भी बाहर निकाल लेता है। ये बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज हमको एक हैंड रेज कीजिए। ये समझ में आया ना? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में, कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में क्या कहते हैं, डिजोल्व होता है, सॉल्युबल होता है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या पार्शियल प्रेशर है, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, जो अराउंड 104 है, उस पार्शियल प्रेशर पे इस प्लाज्मा में, किसमें, इस ब्लड प्लाज्मा में, किसमें, ब्लड प्लाज्मा में अराउंड 3% कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। कितना परसेंट, जितना भी ऑक्सीजन आया है उसका 3% डिजोल्व हो जाता है। अगर मान लो किसी वजह से, अगर यहाँ पे 104 की जगह 125 हो जाए, क्या, किसी वजह से मान लो, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लो, होता नहीं है, यहाँ पे 125 हो जाए, तो 3% की से ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ब्लड में, प्लाज्मा में ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा। तो बात समझ में आया? एट 104 पार्शियल प्रेशर कितना परसेंट डिजोल्व होगा, 3% ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगा प्लाज्मा में। प्लाज्मा समझ रहे हो ना, कितना परसेंट डिजोल्व होगा, 3%। और 97% यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया ना, वो कहाँ चला जाएगा, विद इन आरबीसी। बहुत, एक आरबीसी में नहीं, बहुत सारे आरबीसी में। अगर ये बात सबको समझ में आया तो प्लीज वाई लिख दो, ठीक है ना। चलो, इसका मतलब आप लोग को कुछ बात समझ। तो अब जो कि क्या होता है ना, यहाँ पे आपका, ये आपका आया ऑक्सीजन। अब यहाँ से ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन की सवारी जो है, ऑक्सीजन की बारात दो गाड़ी पे, एक डिजोल्व इन प्लाज्मा, दूसरा विद इन आरबीसी, विद इन आरबीसी। अब आरबीसी में ये क्या, आरबीसी के अंदर जाके ये क्या, हवन करेंगे, हवन करेंगे वाला डांस थोड़े करता है, बल्कि आरबीसी में जाके ये अटैच हो जाता है। किससे अटैच होता है बताइए, हीमोग्लोबिन से। किससे अटैच होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं ना आप लोगों को बायोमोलिक्यूल में, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमने आपको बता रखा है। किससे अटैच हो जाता है, हीमोग्लोबिन से। और अटैच होता है तो वो कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। वो कैसे होता है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी शायद थोड़ा सा दिया है, देखो नहीं दिया है। हीमोग्लोबिन से अटैच होता है, सुन लो, कहाँ गया थे, यहीं पे ना है, हाँ।
अब क्या होता है बेटा, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अम्मा नहीं पढ़ा रही है? जय अम्मा को कि अम्मा पढ़ा दीजिए प्लीज। पढ़ना जरूरी नहीं होता है। ऐसे अटैच होता है, और अटैच क्या होता है, इस तरह से होता है। जब ऑक्सीजन ज्यादा रहता है तो ये अटैचमेंट होता है। ये अटैचमेंट कब होता है? जब ऑक्सीजन ज्यादा रहता है। और क्या बनता है? HbO2। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या पढ़ते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, किस तरह का कंपाउंड है? स्टेबल या अनस्टेबल? तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज स्टेबल कंपाउंड और अनस्टेबल कंपाउंड, तो इट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड। जैसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर अगर यहाँ पे, जब प्रेशर यहाँ पे है, हाई प्रेशर है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है ये क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे यहाँ पे पहुंचता है ना, इसके सराउंडिंग में टिश्यूज में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो ये टूट के क्या हो जाता है? इस डायरेक्शन में आ जाता है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। समझ में आया बात? तो फिर से ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया? कुछ तो लिख दो, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से अगर इस डायग्राम को मैं दिखाना चाहूँ, तो इसमें हम कहें 3% किस फॉर्म में? डिसॉल्व इन प्लाज्मा। और 97% किस फॉर्म में? बोलो भाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अभी मैंने बहुत कम बात बताया है। अब आपको याद होगा, एक हीमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन के एटम अटैच होते हैं? एक हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कितने एटम अटैच होते हैं? एक्सेप्ट जागृति, एवरीवन हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। सिर्फ जागृति ने सही आंसर दिया है, बाकी सबने 4 लिखा है, जागृति ने 8 लिखा है। एंड सी इज एब्सोल्युटली राइट। एक हीमोग्लोबिन से, सब भूल गए क्या भाई आप लोग? 8 एटम ना 4 मॉलिक्यूल अटैच होता है। मैं जानबूझ के पूछा था कि ताकि आप लोग कितना कंसर्स रहते हैं क्लास में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्वेश्चन पूछने के पीछे देखो, ये नहीं है कि मुझे आपका नॉलेज टेस्ट करना है। क्वेश्चन पूछने के पीछे ये नहीं है कि आपको टॉर्चर करना है, या आपको ये दिखाना है कि मैं बहुत जानता हूँ। क्वेश्चन पूछने के पीछे एक ही है कि आप अटेंटिव रहें क्लास में। आप जो है ना, इसका बेनिफिट भी होता है। जब आप नीट का पेपर देंगे तो आपको इसका बेनिफिट बहुत होगा। अरे यार, इस क्वेश्चन तो सारी सर ने पूछा था, वो भूलेंगे नहीं हम, ठीक है ना। इसका बेनिफिट भी होता है। मैं क्या कहा कि एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और 8 एटम अटैच होते हैं। अब आप आज के बाद नहीं भूलेंगे, ठीक है। लेकिन ये बताइए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें आरबीसी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आरबीसी होगा कि नहीं होगा? बताइए तो। आरबीसी तो रहेगा 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 रहेगा। अच्छा, उसके आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन रहेगा। उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन रहेगा कि नहीं रहेगा? समन बोलिए, समन बोलिए तो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो आरबीसी होगा, उस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होगा, उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच रहेगा कि नहीं रहेगा? ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, और रहेगा। अब देखो क्या होता है ना, एक हीमोग्लोबिन से 4, समझ जाइए ब्लड, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन से, ये हीमोग्लोबिन का एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर समझिए। ये मान लो ये हीमोग्लोबिन का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? हाइपोथेटिकल। रुक जाओ, ये अच्छा नहीं लगा। ये एक हीमोग्लोबिन, ये एक हीमोग्लोबिन। अब देखो, ऑक्सीजन कहाँ से अटैच होता है? तो ऑक्सीजन यहाँ भी अटैच होता है, ऑक्सीजन यहाँ भी अटैच होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे। किससे? कौन से ग्रुप से? बताओ यार, याद है ना? हीम से या ग्लोबिन से? हीम से या ग्लोबिन से? याद है कि भूल गए? हीम से, ठीक है ना। तो आप सबको याद होना चाहिए। ये हीम को बेसिकली, वो पॉकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीम को। और अंदर में ग्लोबिन चेन हम उसको नहीं दिखा है, ठीक है ना। और हीम के फेरस फॉर्म से, हीम के, तस्मिया ने कहा, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा आपने, हीम के फेरस फॉर्म से। और किस फॉर्म में? तो फेरस फॉर्म में, और अनस्टेबल रहता है, ये स्टेबल नहीं रहता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये चारों रहेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब कंडीशन होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कंडीशन है, चारों हीम जो है ना फुलफिल रहता है। नॉर्मली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हेल्दी पर्सन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें हीमोग्लोबिन ऐसे ही है,
कौन सा ब्लड में हो। और अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा ब्लड है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हीम तब भी रहेगा, हीम तो तब भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना अटैच रहेगा, आपने कहा रहेगा, कम रहेगा, कितना में रहेगा अटैच, देखो ये कंडीशन कब है, जब हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जब हमको किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन रहेगा हीमोग्लोबिन से अटैच, 4। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कौन से ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन अटैच रहेगा, 3। कितना अटैच रहेगा, 3। तो इस हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलो खदीजा तुम बताओ, इस हीमोग्लोबिन को हम क्या कहेंगे, इस वाले हीमोग्लोबिन को क्या कहेंगे, बोलो खदीजा। देखो खदीजा तुमने मेरा पुराना लेक्चर देखा है क्या, सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है ना। का वेरी गुड, कहाँ से रीड किया था, कौन से बुक से, बहुत अच्छा आंसर दिए, गुड। तो बहुत अच्छा आंसर दिए, गार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कहते हैं, कार्बा अमाइनो, क्यों, वजह पढ़ाएंगे। हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। आई थिंक थोड़ा सा हमने आपको आइडिया भी दिया था कि अब देखो क्या होता है ना, बेसिकली क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी CO2 अटैच रहता है, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन में भी CO2 अटैच रहता है, लेकिन इसमें कितना CO2 अटैच रहता है, 4 CO2, और इसमें कितना CO2, 3 CO2। इसमें ऑक्सीजन कितना, 4 O2, इसमें ऑक्सीजन कितना, 3 O2। ये समझने के लिए आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और ऑक्सीजन किससे अटैच होता है, हीम ग्रुप से, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड किससे अटैच होता है, याद है ना, तो अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो इंड होता है ना ग्लोबिन का, ग्लोबिन चेन का एक अमाइनो इंड कार्बोक्सिलिक इंड होता है, आई थिंक आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा रखा है, सबको याद है ना, मैं इसलिए उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे देखो एक मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसी को कोशिश करूंगा, ये देखो, ये मान लो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा आप थोड़ी कलाकारी कर दूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अब देखो ये बिल्कुल कलाकारी है, ठीक है, ये कलाकारी है। अब देखो ऑक्सी यहाँ पे ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें ये जो पॉकेट है वो क्या है, हीम है, और जो ये सांप है वो क्या है, ये सांप क्या है, ये सांप क्या है बताओ, ये जो सांप है ये क्या है, ग्लोबिन चेन है, ये 2 अल्फा ग्लोबिन और 2 बीटा ग्लोबिन, ठीक है ना। तो अल्फा या बीटा ग्लोबिन में एक इंड अमाइनो होता है, एक इंड अमाइनो होता है, और एक इंड कार्बोक्सिलिक होता है, कोई भी प्रोटीन है तो होगा कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे अटैच होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे अटैच होता है, और ऑक्सीजन कहाँ पे अटैच रहता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच रहता है। तो अब ये बताओ ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, बताओ भाई, जल्दी बोलो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो इस ग्लोबिन चेन में बहुत सारे अमाइनो, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे एक हुक को निकालते हैं, ये हुक निकालते हैं, ये हुक जो होता है ना, इस यहाँ पे हुक निकलता है, ये बेसिकली क्या होता है ना, ये हुक जो होता है ना, आप ये मोटा मोटी समझो, आपके लिए अभी इतना ही काफी है। इन हुक्स के जरिए ये क्या करता है, ये हुक का क्या काम है, कोई बताएगा,
ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हुक है, ये कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन में भी हुक रहता है, तो ये तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, और कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन का बनाऊंगा। आप लोग थोड़ा करोगे सर इतना स्लो पढ़ाते हैं आप, क्यों? तुम लोग ये तो सोचते हो सारी सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, क्यों भाई? नहीं सोचते? ईमानदारी से झूठ मत बोलना। कि सर आप इतना स्लो पढ़ाते हैं, क्या आप सिलेबस कंप्लीट कराएंगे? कभी नहीं। अरे यार, आप तो कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, नेवर एवर। क्यों ऐसा सोचते हो? ऐसा मत सोचो, करा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? चलो, तो देखो यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे क्या होता है, अमाइनो एसिड्स है। बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड अमाइनो एसिड्स है। स्पेशलाइज क्या है? अमाइनो एसिड्स है। इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे, और ये हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। क्या अटैच करते हैं? H+ को अटैच करते हैं। किसको अटैच करते हैं? H+ को। मैं सिर्फ 2-4 में दिखा रहा हूँ। और ये क्या है? ये मैं बना रहा हूँ कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बना रहा हूँ? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। सॉरी, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन में तो ये नहीं होगा। तो कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन में क्या होगा ना, बहुत सारे हाइड्रोजन अटैच रहते हैं। कार्बा अमाइनोग्लोबिन में बहुत सारे हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन में बहुत सारे हाइड्रोजन, और जैसे ही देखो, अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस से बात करना, यहाँ पे जो कौन सा ब्लड आएगा, ये कौन सा ब्लड होगा? ये कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीनेटेड होगा ना। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा तो उसमें कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन होगा, और यही ब्लड तो यहाँ के ऑक्सीजनेटेड हो गया, यही ब्लड तो यहाँ के ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हुआ ना। यस या नो? यस या नो? ठीक है ना? तो कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन में हाइड्रोजन अटैच है, और जैसे ही इस पे चौथा ऑक्सीजन अटैच होता है ना, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। तो ये सब क्या करता है? हाइड्रोजन रिलीज। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही बनता है, उससे हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, तो वो एसिड होगा या बेस होगा? एसिड होगा या बेस होगा? एसिड होगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन सर्व एज एसिड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन सर्व एज, ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे सर्व करता है? एसिड। ठीक है ना? ये सबको समझ में आया? ठीक है, आ गया होगा, इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो यहाँ पहुंचता, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही तो यहाँ पे कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन बना भाई, या कुछ और बना? यही तो बना ना, या कुछ और बना? बोलो। और जैसे ही ये कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन में चेंज होता है ना, जैसे ही ये कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन में चेंज होता है ना, ये क्या करता है? हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। तो कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन सर्व एज, बोलो, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन अगर कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? कौन सा बेस? कौन सा बेस याद है? लुईस बेस, आर्नियस बेस, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस, कौन सा बेस बताओ? हीमो कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये कहां पर लिखे? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन एसिडिक नेचर। बेटा ये रिलीज नहीं, अरे तुम लोग भी कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, अभी मैं बता रहा हूँ। किसी ने को खतरनाक वाला डाउट हुआ, कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन सर्व एज बेस। नहीं बेटा, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस, ब्रॉन्स्टेड लोरी। ठीक है ना? हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस, नॉट आर्नियस। आर्नियस में तो ऑक्सीजन एक्सेप्टर न होता है बेस, आर्नियस में ऑक्सीजन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, चलिए लिखिए जाइए आप, अम्मा की ढालिए, मैं पढ़ाई करा रहा हूँ। देखो बेटा क्या हो रहा है ना, सुनो, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर बड़ा खतरनाक वाला डाउट हुआ है प्रताप का कि सरकार, बेटा देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे तुमने समझा नहीं बात को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है क्या आ रहा है, यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या है? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन है। तो कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है ना, क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन में हाइड्रोजन है कि नहीं है प्रताप? बोलो, है या नहीं है?
यस। अब जब जैसे ही कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन यहाँ पे पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हुआ, और जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हुआ तो हाइड्रोजन रिलीज हुआ कि नहीं? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो क्या हो गया? एसिड या बेस? बोलो बोलो प्रताप, जल्दी प्रताप बोलो। प्रताप के नाम से पता नहीं कौन लड़का है ये, प्रताप ही है या कोई और है? एसिड। अब जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली यहाँ पहुंचा, ये इस यहाँ पे किस में चेंज हो गया? यहाँ पे किस में चेंज हो गया? कार्बन में। और इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कैसे बिहेव करेगा? बेस के जैसे। समझ में आया ना? समझ में आ गया ना? चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन जब यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रहा है, कहाँ से कहाँ? ऑक्सीजन जब यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है, ये समझ में आ गया प्रताप? यस या नो लिखो भाई। जब ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रहा है तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इसका डिफ्यूजन जो है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है भाई? तो डिफ्यूजन जो है पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? अब जब डिफ्यूज होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, व्हाट इट विल डू हियर? तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिजोल्व हुआ किसमें? प्लाज्मा में। ऑक्सीजन जो है आरबीसी के अंदर गया, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अटैचमेंट किस चीज पे डिपेंड है? तो कहोगे सर ऑक्सीजन का जितने ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, आपको बताया था ना पहले वाला केस याद है ना, हमने ये इस केस में बताया था ना कि ऑक्सीजन जब यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 की जगह अगर 125 हो जाए, 104 की जगह अगर यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन का यहाँ पे 104 है और इसकी जगह 140 हो जाए, तो ऑक्सीजन सेम अमाउंट पे डिजोल्व होगा या ज्यादा अमाउंट पे डिजोल्व होगा? बताओ प्लाज्मा में सेम अमाउंट पे या ज्यादा अमाउंट? अच्छा अच्छा, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन सेम अमाउंट में जाएगा या ज्यादा अमाउंट में? आरबीसी के अंदर उतना ही जाएगा या ज्यादा जाएगा? जब ज्यादा डिजोल्व होगा तो वहां से ज्यादा भी जाएगा, ज्यादा जाएगा ना? आप लोग एग्री हो या नहीं हो? तो आरबीसी के अंदर भी ज्यादा जाएगा, और जब आरबीसी के अंदर ज्यादा जाएगा तो एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है मॉलिक्यूल? अराउंड 300 मिलियन। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है ना अटैच करेगा किसको? अब बताओ, एक आपने सुना है ना एक कहानी, एक इंसान के पास जिसके पास जितने पैसा होता है उतना ही लालची होता है। आपने ये बात सबने सुन रखा होगा। अकबर सर की बेटी है क्या यहाँ पे? अकबर सर की बेटी है क्लास में? तो देखो मतलब तुम्हारे लिए नहीं है, जिस इंसान के पास जितने पैसा होता है, ठीक है ना, वो चाहता है कि उनको और पैसा मिले, चाहता है ना? तो मतलब कि वो उसका पैसे के लिए उतना ही अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसका पैसे के लिए उतना ही अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसको पैसे होते ही। यही टेंडेंसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की है। हीमोग्लोबिन के सराउंडिंग में जितने ज्यादा ऑक्सीजन होगा, हीमोग्लोबिन के सराउंडिंग में जितने ज्यादा ऑक्सीजन होगा, उसका ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, उसकी ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हीमोग्लोबिन के सराउंडिंग जितने ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ही ज्यादा उसकी ऑक्सीजन टेंडेंसी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। वेरी गुड, मुझे पढ़ा लीजिए, ठीक है ना? ऑक्सीजन टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो एक फैक्टर जो हुआ आपको हमने कहा, हाँ, फैक्टर दैट डिटरमाइन ऑक्सीजन बाइंडिंग टेंडेंसी फॉर हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन बाइंडिंग टेंडेंसी फॉर हीमोग्लोबिन, पहला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इटसेल्फ। जितने ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा उतना ही ज्यादा बाइंड करेगा। अब ये बताओ, ठीक है, अब हम एक कंजूस आदमी है, वो पैसा खर्च करना नहीं चाहता है और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास जमा हो। बेटा बाहर ले आके यहाँ नहीं, बाहर, ठीक है ना? ठीक है ना?
हमारे पास जारी जारी जमा हो। लेकिन आप सुने हो ना कि कंजूस आदमी का ऐसे नहीं तो वैसे निकल जाता है, ऐसे नहीं तो वैसे निकल जाता है, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा कंजूसी नहीं करना आता, समझ रहे ना बात को, मसूदी साहब समझ रहे ना। ब्रिक्स को पैसा खूब डोनेट करते रहना। जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, अपनी बाहर लेके जाओ, अम्मा के रूम में जाओ, अपने टॉयज रूम में जाओ, ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ भी है। अब क्या होता है ना भाई, ठीक है, लेकिन अगर सर मान लिया उसको कंजूस आदमी को कोई बीमारी हो जाए तो जाके हॉस्पिटल में पैसा खर्च करेगा कि नहीं, खूब सारा हॉस्पिटल में पैसा खर्च करेगा। तो यहाँ पे भी उसी तरह का सिचुएशन है। मान लो अगर सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको कम बाइंड करने देगा, और अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड है तो ज्यादा बाइंडिंग करने देगा। तो खाली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही नहीं डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ये एक चीफ डिटरमाइनिंग फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा और भी कंडीशन है जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को बाइंडिंग को इफेक्ट करता है। तो दूसरा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर सराउंडिंग में ज्यादा हो जाता है किसी वजह से, तो ऑक्सीजन उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर सराउंडिंग में कम हो जाता है तो उसकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये बात सबको समझ में, अगर समझ में आया तो वाई लिखो, वाई लिखो प्लीज, जिनको नहीं समझ में आया एन लिखो, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा चीज, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन। अब कहोगे सर हाइड्रोजन आयन कहां से आ जाता है ब्लड में, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, इस पे भी डिफेक्ट इफेक्ट होता है। अगर मोर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, अभी हम आगे समझाएंगे कैसे हाइड्रोजन कहां से आता है, कैसे आता है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में मतलब एसिडिक ब्लड है, तो एसिडिक ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कम बनता है। और अगर ब्लड में एसिडिटी कम है, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन कम है, तो वो ज्यादा बाइंड करता है। मेरी बात समझ रहे ना। तो तीसरा, थैंक यू, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। नेक्स्ट फैक्टर, टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर क्या, टेम्परेचर। अगर ज्यादा टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, तो हीमोग्लोबिन कम बढ़ेगा। इसीलिए तो फीवर में आपने देखा है ना, सांस बहुत तेज तेज चलता है। अगर 103 104 फीवर हो ना, तो सांस बहुत तेज तेज चलता है। अभी मैं बताता हूँ, अभी सब समझाता हूँ, घबराओ मत, सब समझ में आएगा। अभी मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन, अभी मोटा मोटी ये समझो प्रताप कि किसी वजह से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ जाता है, तो क्या होगा, उसकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और प्लाज्मा में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बस इतना मोटा मोटी समझो अभी, ठीक है। इतना बात समझो, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, कहां से हाइड्रोजन आता है, ये सारी बातें हम बताएंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर। आपने देखा है कि नहीं, फीवर में आप लोगों ने कभी ये देखा है, किसी को बहुत हाई फीवर हो तो उसका सांस बहुत तेज तेज चलता है। ऐसा क्यों होता है, इसका वजह ये होता है ना कि देखो, जब हाई फीवर होता है ना, तो हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेके, ताकि किसी वजह से, किसी तरीके से जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो पार्शियल प्रेशर थोड़ा ऑक्सीजन का ज्यादा बढ़ेगा, तो शायद ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर ले। यही वजह होता है, समझ में आया बात। तो हाई टेम्परेचर क्या करता है, बाइंडिंग एबिलिटी को रिड्यूस करता है। हाई टेम्परेचर क्या करता है, बाइंडिंग एबिलिटी को रिड्यूस करता है, और लो टेम्परेचर क्या करता है, बाइंडिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे आरबीसी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अनएरोबिक। और आरबीसी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है 2,3-DPG, 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। आप लोग शायद रेस्पिरेशन इन प्लान पर होगे तो ये नाम सुनोगे, 2,3-DPG। और अगर आरबीसी के अंदर 2,3-DPG का क्वांटिटी ज्यादा होगा तो ये कम बाइंड करेगा, और कम होगा तो ज्यादा बाइंड करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ 2,3-DPG इन आरबीसी। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, डीपीजी का नाम नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाएंगे बोटनी वाले सर, डाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब सुन लो ध्यान से, मैंने क्या कहा यहाँ पे आपको, अभी मैंने और कुछ नहीं बताया, तो मैं बहुत सिंपल सी बात बताया है। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ऑक्सीजन बाइंडिंग टेंडेंसी फॉर हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा
बाइंड होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो कम बाइंड होगा। बाकी सबके लिए उल्टा है, बाकी सबके लिए उल्टा है। इन चारों के लिए एक तरह का, इन चारों के लिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट के लिए ज्यादा होगा तो इनमें से कोई भी फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम बाइंडिंग होगी, और अगर कम होगा तो ज्यादा बाइंडिंग होगी। ये बात समझ में आया? इसमें अपोजिट, सब लोग बोलो, और इसमें सेम। अगर भाई मेरे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा बाइंडिंग होगी, कम होगा कम बाइंडिंग होगी। लेकिन इन चारों में डिफरेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो कम बाइंडिंग होगी, ज्यादा होगा तो ज्यादा कम बाइंडिंग होगी, कम होगा तो ज्यादा बाइंडिंग होगी। प्लाज्मा में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कम बाइंडिंग होगी, कम होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी। टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बॉडी का कम होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ेगा। 2,3 डीपीजी अगर आरबीसी के अंदर ज्यादा होगा तो कम बढ़ेगा, कम होगा तो ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर ये सारी बात समझ में आ गई तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और नहीं लाइक जो करते नहीं हो सब 6-7 बच्चे करते हो, बेवकूफ सब हो, इतना मेहनत करके पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो चलो अब आगे की बात करते हैं। देखो क्या लगता है आपको, हमारे हमने क्या कहा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन रहता है। अब आपको सबको ये समझ में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे 104 लिखा था और यहाँ पे आपने कहा था कि 95, याद है ना वो वाला कहानी, और यहाँ पे 104, यहाँ पे 104 और आगे में 95, हमने बताया था कि नहीं? आपको याद होगा कि यहाँ पे 104 और फिर मैंने कहा आगे में 95, हम कहा था कि आगे मौका मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, किसी को आइडिया मालूम है इसका, वाई दिस हैपेंड? भाई 104 से 95 क्यों हो गया? एनीवन, एनी आइडिया, बोलो। लो भैया, नो वन इज गिविंग द आंसर। दैट इज नॉट करेक्ट आंसर, दैट इज नॉट करेक्ट आंसर, ना ना ना, ठीक है ना। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं क्लास को चूंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट बताना है, तो जिनका डाउट है वो हमको डाउट व्हाट्सअप कर दिए हो गया आई थिंक। मैं डाउट बताने जा रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में ही बेटा सब पढ़ाऊंगा, घबराओ मत, घबराओ मत, सब पढ़ाऊंगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सेट टू वेसल सब पढ़ाऊंगा अभी पूरा। अभी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, ये पूरा कल खत्म हो जाएगा। कल इसको खत्म करने के बाद रेस्पिरेटरी रिसर्च वेरिया, समझ में आया ना? ना ना, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है जो आप आंसर दे रहे हो। किसी को डाउट है तो जल्दी जल्दी भेजो व्हाट्सएप से, ठीक है। चलो, तो मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों को डाउट्स है उनका लिए आंसर। देखो जैसे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपने भेजा है दिव्या, वो अभी हम पढ़ाएंगे आपको। देखो ठीक है ना। चलो मैं अभी क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, आप लोग इतना आराम आराम से क्वेश्चन भेजते हो, ये देखो सीरियस पूछ। अब ये क्वेश्चन में, चलो मैं आंसर बताता हूँ सब लोगों का। चलो भाई जल्दी जल्दी, पहले से भेज देना चाहिए तो है। चलो चलो भाई, अब देखो ये सब क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन आया है, ए यार एक बार में भेजो, 10 बार में क्या भेजते हो? चलो देखो, हाँ हमने कल ही बोल दिया था कि तुम लोग को भेजना चाहिए था पहले से। ये देखो ना, पूरा पूरा बुक का फोटो खींच के भेज रही है। कौन है भेज रही है कि भेज रहा है, कौन है भाई? जो भी है, चलो अब और नहीं,
पूरा पूरा बुक का क्या क्वेश्चन भाई, पार्टिकुलर क्वेश्चन का भेजो, तुम पूरा पूरा बुक का भेज रहे हो। हाँ चलो चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आगे मिलेगा, अभी क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाएंगे अभी, तो उसमें मिलेगा। आई थिंक इस क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बताओ मैक्सिमम फोर्स से कौन सा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई? ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, भाई मैक्सिमम फोर्स से कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? बोलो भाई, मैक्सिमम फोर्स से कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मैक्सिमम कहां पे होगा? सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया दिव्या आपको? आप ही का क्वेश्चन था शायद। रिडक्शन ऑफ इन पीएच ब्लड विल, ये अभी आगे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन का भी आंसर मैं आगे बढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। ये बीटीएस में आ गया था क्या? ये बीटीएस का तो क्वेश्चन नहीं है ना? आई थिंक बीटीएस का क्वेश्चन नहीं होगा ये। ठीक है ना, ये भी आगे पढ़ाऊंगा। ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, बताओ ये तो सेम होगा पल्मोनरी आर्टरी में, एओर्टा के बराबर होगा या एओर्टा से कम होगा? तो कम होगा, ये अभी आगे पढ़ाऊंगा। मोर देन दैट इन द कैरोटिड आर्टरी, ये भी गलत होगा। कैरोटिड आर्टरी में भी एओर्टा का ब्रांच है तो उसमें ज्यादा होगा। मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, हमेशा लेस देन दैट इन वेना कावा। अब पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी है तो उसमें वेनस सिस्टम से ज्यादा होगा ब्लड प्रेशर या कम होगा? बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। आर्टरी, किसी भी आर्टरी में वेनस सिस्टम से ज्यादा प्रेशर होगा या कम होगा? अरे ज्यादा आर्टरी में ज्यादा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। इन मैमल विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, ये भी हम आगे पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है ना। तो ये भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में। ऐसे मैं आंसर बता देता हूँ, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया जो होगा ना वो होगा हिपैटिक वेन में, लेकिन अभी मैं इसका समझाऊंगा नहीं। ठीक है ना, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। पैकेज में कई बार जो होता है ना क्वेश्चन इधर उधर से दे देता है कि कहाँ पे क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ नेचर ऑफ एनिमल इनेमल, हमने आपको शायद बताया होगा कि इनेमल जो होता है अमीलोब्लास्ट से सेक्रेट होता है, और अमीलोब्लास्ट से ये भाई वेना कावा वेनस सिस्टम है, और वेनस सिस्टम में हमेशा आर्टेरियल सिस्टम से कम प्रेशर होगा, ये जान लो। कोई भी वेन है ना, किसी भी आर्टरी से आप कंपेयर करोगे तो उससे कम प्रेशर होगा, मोटा मोटी एक बात समझ लो। अतः ये रूल ऑफ द थंब है, समझ में आया? तो हमेशा याद रखना कि जो इनेमल होता है ना वो एक्टोडर्मल होता है, और अरे यार आंसर क्या होगा? एनिमिलोब्लास्ट एक्टोडर्मल। समझ में आया ना बात? अब नेक्स्ट, द ब्लड बफर सिस्टम कंट्रोल बाय एन अमीनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन, इट्स केमिकल नेचर इज। अभी हमने क्या बताया, हमारे हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चलता है, उस ग्लोबिन में बहुत सारे बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, बताया ना अभी पढ़ाया कि नहीं ये बात अभी पढ़ाया कि नहीं? और उसमें कौन से अमीनो एसिड है? बेसिक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिव्या समझ में आया बात? बेसिक हो जाएगा ना। ब्लड बफर का मतलब क्या होता है? जो ब्लड में एसिडिटी और बेसिसिटी को कंट्रोल करे, और एसिडिटी और बेसिसिटी को कंट्रोल करने का मतलब है कि जब ब्लड में हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसको एक्सेप्ट कर ले, जब हाइड्रोजन कम है तो उसको रिलीज कर दे। और वो कौन सा अमीनो एसिड होता है? बेसिक अमीनो एसिड। किसका? हीमोग्लोबिन का। अब नेक्स्ट भाई, इसमें जो हाईलाइटेड है वही ना बताना है। क्या है क्वेश्चन? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज मेड अप ऑफ, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टिश्यू, डाइजेस्टिव टिश्यू उसका है। नहीं सॉरी फॉर दैट, लिम्फेटिक टिश्यू। किसका होगा? लिम्फेटिक टिश्यू। अभी बताता हूँ, पहले ये समझ लो। देखो क्या होता है ना, हमारे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में क्लास 12 में जब आओगे तो पढ़ाऊंगा। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इसके अंदर बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं, और ये सारे लिम्फ नोड है। बहुत सारे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बेसिकली सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होने की वजह से क्या होता है, इसमें बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं ये लिम्फेटिक टिश्यू का बना हुआ है। भले डाइजेस्टिव टिश्यू से अटैच है, लेकिन इसमें होता क्या है? लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड याद है ना क्या होता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, परफॉर्मिंग मेडअप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। देखो इन्होंने, खदीजा ने पूछा कि सर ये क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी वाला क्वेश्चन कौन सा था यार, ये ध्यान नहीं है कौन सा था। कहाँ गया, हाँ यही ना, ये वाला ना। अच्छा हाँ ठीक। देखो आपका ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये ये क्या है, पल्मोनरी वेन। ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। ये क्या है, एओर्टा है। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। और ये क्या है, वेना कावा है। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में, तो यहाँ बात समझ में आया, ये समझ में आया। अब देखो क्या होता है, ये बताओ पल्मोनरी आर्टरी से ही तो खून जाता है कहाँ पे, अल्टीमेटली ये खून, यही खून तो जाता है ना कहाँ पे, पल्मोनरी वेन में। तो ये बताओ पल्मोनरी आर्टरी से ज्यादा, पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा प्रेशर होगा किससे, पल्मोनरी वेन से होगा ना। ये बात तो समझ में आ रहा है ना, ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो पल्मोनरी वेन से खून कहाँ गया, यहाँ पे एओर्टा से पूरे बॉडी में सप्लाई होने के बाद कैपिलरीज में गया, कैपिलरी से कहाँ जाएगा, वेन में। वेन में जाएगा तो वेन है वे लीस्ट प्रेशर, यहाँ पे लीस्ट प्रेशर होता है पूरे बॉडी में, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में लीस्ट प्रेशर कहाँ पे, राइट एट्रियम में। कहाँ पे, राइट एट्रियम। तो वेना कावा में भी क्या होता है, लीस्ट प्रेशर होता है। वेना कावा में, सारे वेना कावा में क्या होता है, किसी भी आर्टरी से लीस्ट प्रेशर होता है। पल्मोनरी वेन में भी प्रेशर कम होता है, पल्मोनरी वेन में भी प्रेशर कम होता है वेना कावा में। लेकिन किसी भी आर्टरी से जब कंपेयर करोगे तो आर्टरी, चूंकि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल की थिकनेस एओर्टा ये क्या कहते हैं, एट्रियम से ज्यादा होगा या कम होगा थिकनेस, बताओ भाई। राइट वेंट्रिकल की थिकनेस एट्रियल वाल से कम होगा या ज्यादा होगा, राइट कोई भी एट्रियम, ये या ये किसी से भी कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना। तो जब ज्यादा होगा तो ये ज्यादा फोर्सफुली कॉन्टेक्ट करेगा, तो ज्यादा फोर्सफुली कॉन्टेक्ट करेगा तो ये अच्छा खासा इसमें ब्लड में प्रेशर होगा। भले मतलब प्रेशर आपको होगा कि सर पल्मोनरी आर्टरी में तो 25 मिलीमीटर एजी होता है, लेकिन यहाँ पे लेस देन 10 मिलीमीटर एजी होता है, किसमें, वेना कावा में। तो मैक्सिमम कहाँ हो गया, बोलो भाई, समझ में आया, हैव यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ गट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस, मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर। तो मस्कुलर लेयर किसका बनाता है, स्मूथ मसल का, किसका बना होता है, स्मूथ मसल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसमें तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं आपने हाईलाइट किया इन दोनों में, मैं पूरा कैसे बताऊंगा, कोई एक क्वेश्चन ना आप हाईलाइट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ, ये तो अभी मैंने बताया, इन नेचर ऑफ एनिमल, इनेमल। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्स्टेंट इंक्रीजेज व्हेन एसएनओडी इज स्टिमुलेटेड बाय, बताओ भाई, सिंपैथेटिक नर्व। कौन सा, ये हमने पढ़ाया था कि मैक्सिमम जो होगा वो किसकी वजह से होगा, सिंपैथेटिक नर्व की वजह से। क्यों, इसमें कोई दिक्कत भाई, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर इंक्रीजेज व्हेन एसएनओडी इज स्टिमुलेटेड बाय, इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो बताया था ना, blood vascular system, valve which allow flow of flow from ventricle into artery and not opposite direction, and ये आगे समझ में नहीं आ रहा, aortic valve and mitral valve, ventricle into artery, तो ventricle into artery क्या हो जाएगा, सेमिलुनर वाल्व, वेंट्रिकल इनटू आर्टरी, तो इसमें सेमिलुनर वाल्व हो जाएगा, इसमें तो कोई भी आंसर नहीं होगा, एओर्टिक वाल्व, मिट्रल वाल्व, ये तो होगा नहीं, बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड होगा नहीं, एवी वाल्व ये भी नहीं होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व नहीं होगा, कोई भी आंसर नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत है, दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए और कोई भी क्वेश्चन है तो भेज दीजिए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, एनी मोर क्वेश्चन। देखो बीवी ने संवर से कहा, आप कुर्बानी का जानवर कब लाओगे, संवर ने कहा बेगम मुझे ही जबा कर दो, बीवी ने कहा गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं, समझे। अभी मेरे पास किसी ने व्हाट्सअप किया है मैसेज, मेरे दोस्त ने, ठीक है, लो तुम लोगों के लिए भेज रहा हूँ।
चलो भेजो भेजो जल्दी भेजो ना था। कौन सा ऊपर क्वेश्चन नंबर तो बताओ भाई, इसमें जो जो हाईलाइटेड था मैंने बता दिया है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताओ। जुनैद सर से बात करो, ईद की छुट्टी के लिए जुनैद सर से बात करो। बोलो भाई, कौन सा क्वेश्चन तो नंबर बताओ ना। अरे कौन सा क्वेश्चन यार, क्वेश्चन तो बताओ। अच्छा ये वाला, इफ 1 लीटर ब्लड इज, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी फॉर दैट, यही ना। हाँ ये दिव्या का क्वेश्चन है कि सर 1 लीटर ब्लड अगर निकाल दिया, आज मेरे मान लो तुम अभी रात में मेरे से 1 लीटर खून निकाल दिए, ठीक है ना, तो और कल रात में मेरे बॉडी में 5 लीटर खून है। कितना खून है? 5 लीटर खून है। और तुमने 1 लीटर खून निकाल लिया, और 24 घंटे के बाद मान लो, या 12-20 घंटे के बाद, या 15 घंटे के बाद, तो कितना खून बचेगा? तो आपने 4 लीटर लिख दिया, क्यों? यही ना। नहीं बेटा, 5 ही लीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके बॉडी से खून निकालते हैं ना, तो क्या होता है, आप पानी, आपको जूस पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, कहा डॉक्टर कहता है खूब पानी पिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये जान लीजिए। और जब वो पानी आप पीते हो तो एब्जॉर्ब होकर वो पानी सब आपके प्लाज्मा में चला जाता है, तो आपके ब्लड में खून उतना ही होता है। भले आरबीसी की क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है, वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाता है, वो भी 2-4 दिन में आरबीसी ज्यादा फॉर्मेशन होता है, लेकिन ब्लड का वॉल्यूम उतना ही रिमेन मेंटेन हो जाता है कुछ ही देर में। पानी वानी पीते हैं आप, समझ में आया ना बात? तो ये समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अबे बोल रहे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ आरबीसी आर प्लेस इन डिस्टिल वाटर, द कॉर्पसल विल, देखो आरबीसी को, ये डिस्टिल वाटर है, और इसमें आपने आरबीसी को रख दिया। किसको रख दिया? आरबीसी को रख दिया। तो जब आरबीसी को आप इसमें रख दोगे तो क्या होगा? जब डिस्टिल वाटर में रखोगे ना, तो चारों तरफ क्या होता है भाई, डिस्टिल आरबीसी के अंदर का इन्वायरमेंट हाईली कंसंट्रेटेड है, और बाहर में डिस्टिल वाटर है, तो पानी, पानी किधर से किधर जाएगा? इधर से इधर, ए वाला सही होगा या बी वाला सही होगा? कौन सा पानी किधर से किधर जाएगा? बोलो भाई, ए वाला ही होगा या बी वाला? ए वाला होगा। तो जब आरबीसी पानी उसमें बहुत जाएगा तो वो ब्रश कर जाएगा, बात खत्म। अब कोई क्वेश्चन किसी ने और पूछा है, तिहामी ने क्या क्वेश्चन पूछा है भाई? तिहामी ने भी कोई क्वेश्चन पूछा है? हाँ, कोई क्वेश्चन था ना, तिहामी क्या पूछ रही थी रे बेटा? क्या पूछ रही थी आप? क्या तिहामी, आपका क्वेश्चन कौन सा? मुझे नहीं मालूम कौन सा, कौन तिहामी, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम, आपका नंबर नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं आपको, कौन सा क्वेश्चन बताइए तो। मुझे तो मिला ही नहीं व्हाट्सएप पे, जितना क्वेश्चन मिला मैंने सबका आंसर बता दिया। आपने मुझे किया, किसी और को कर दिया? अच्छा, कौन? मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं आपको दिख रहा है। चलिए, बाद में कर दिएगा व्हाट्सएप, हमको तो नहीं दिख रहा है। आपको तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आप अपना नंबर नाम लिख के भेजे तो हाँ भेजो, जल्दी जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। एक 144 बता दीजिए। कोलेसिस्टाइटिस रेफर टू, यही ना? एक है क्वेश्चन, कोलेसिस्टाइटिस रेफर टू, कोलेसिस्टाइटिस क्यों कहते हैं? गॉल ब्लैडर, हमने क्या बताया था, जहां भी रहेगा तब छोले छोले, छोले छोले, इट इज रिलेटेड विद गॉल ब्लैडर। और कोलेसिस्टाइटिस का मतलब क्या था? इन्फ्लामेशन इन गॉल ब्लैडर। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, कोले मतलब गॉल ब्लैडर, तो इन्फ्लामेशन इन गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलेसिस्टाइटिस। समझ में आ गया? अब देखो ये तिहामी का भी क्वेश्चन आ गया। चलो क्या क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को ये करता हूँ। वे यार ये गड़बड़ जाएगा, रुको 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 रुको, सॉरी फॉर दैट। तो पूरा तिहामी ने तो पूरा आतंक फैला दिया। चलो नीचे करता हूँ। If a person in a person both ventricle of heart totally pump 200 ml during one cardiac cycle,
द हार्ट रेट इज 70, कैन यू कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट ऑफ दिस पर्सन। इसमें क्या है रे, एक कार्डियक साइकिल का मतलब क्या हुआ, एक सिस्टोल एक डायस्टोल, तो किफायत बस। आप जाओ, अब तो डाउट पूछ रहे हैं बच्चे, अगर आपको नहीं डाउट है तो आप जाओ ऐसे करो, ठीक है ना। एक कार्डियक साइकिल का मतलब क्या हुआ, एक कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है भाई, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml, हो गया कि नहीं हो गया जी यामी। उसके बाद क्या करा, हार्ट रेट क्या है 77 पर मिनट, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा बताओ, आप ही बताओ, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट निकाल लो, 77 इंटू 200, तो 2×7=14, 2×7=14, 154। आई थिंक मेरा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है। दो 200 ml इन बोथ वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टोटली पंप, 200 ml, अरे सॉरी 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 200 बोथ वेंट्रिकल टोटली पंप, तो 100 ml ना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। अरे यार सॉरी, ये 200 ml ना है, सॉरी फॉर दैट, मैंने गलत निकाली। 200 ml तो दोनों वेंट्रिकल का है, तो एक वेंट्रिकल से कितना हो जाएगा 100 ml, तो एक वेंट्रिकल से कितना हो जाएगा 100 ml, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया बोलो भाई 100 ml, तो कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा बोलो भाई। 7700, ये आंसर हो जाएगा, ये वाला। समझ में आया बात, यही होगा आंसर, यही होगा, यही आंसर होगा 7700 मिली, कोई गलत आंसर है छोड़िए था, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। देखिए मैं 17 तारीख को घर जा रहा हूँ, तो आपका 16 तक क्लास ले पाऊंगा, तो कल मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका लंबा क्लास लूंगा, कि मैं कम से कम इस चैप्टर को निपटा लूँ। कल 15 ना है, परसों परसों तक, एक हफ्ते के लिए मैं घर जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए, तो शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊँ। हाँ तो इसलिए तो मैं कर रहा हूँ ना, कल और परसों 2 दिन में इस चैप्टर को निपटा दूंगा, उसके बाद आप लोग ऐसे कीजिएगा 10 दिन, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।